हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। हमारे सामने बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट है, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल आने वाला है, आपका एसएससी जीडी आने वाला है, आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, शिक्षक भर्ती वगैरह बहुत चीज़ें हैं। तो उन्हीं सबको टारगेट करते हुए हम लोग अब बिल्कुल क्रम से और डेली हिंदी व्याकरण का एक बहुत सुंदर कोर्स पढ़ रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए राम जी की पाठशाला पर निःशुल्क है। हम लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ में हिंदी व्याकरण में आपके संधि टॉपिक को चुना है, क्योंकि संधि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग लगती है। इवन सबको पूरी की पूरी व्याकरण में संधि ही सबसे ज़्यादा भारी लगती है। तो संधि की प्रॉब्लम खत्म करने के लिए पहला जो वीडियो था, पहला जो लेक्चर था वो मैंने डाल दिया है। उसमें सामान्यतः हमने क्या पढ़ा है कि आपकी स्वर संधि को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा है। देखो, सबसे पहले यदि आपको किसी चीज़ पर कमांड करनी है, तो कमांड करने के लिए सबसे पहले आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। उसके बाद यदि वहाँ पर पॉसिबल हो तो आप ट्रिक से चीज़ों को पहचान सकते हैं। हमने कल संधि को पूरी अच्छी तरह समझा, संधि विच्छेद को बहुत अच्छे से समझा और आज हम लोग स्वर संधि समझने के बाद विसर्ग संधि को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ध्यान से यदि आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियरली सब कुछ पता लग जाएगा और सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। अपनी पेन कॉपी आप लोग लेके बैठे हैं, हम बहुत धैर्य से, बहुत धीरे-धीरे से और आराम-आराम से इस चीज़ को समझेंगे। आज मैं थोड़ी जल्दी नहीं बरतूँगा, क्योंकि व्यंजन संधि में बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को आती हैं और स्पेशली इसकी कोई ट्रिक भी नहीं होती है, क्योंकि हर पॉइंट पर आपके नियम बदल जाते हैं, बट कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, ठीक है? तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। बट अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको सब्सक्राइब का बटन ज़रूर से दबा लेना है और अपने अगर कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, मैं उन पर ज़रूर विचार करता हूँ। तो सबसे पहले आपको व्यंजन संधि को समझने से पहले आपको ये तो बात हमने कल क्लियर कर ही ली थी कि संधि क्या चीज़ होती है। तो संधि क्या होती है आपकी, कि 2 समीपवर्ती वर्ण, क्या आपके 2 समीपवर्ती वर्ण जब क्या होते हैं, आपस में उनका मेल होता है और उनके मेल के परिणाम स्वरूप वहाँ पर विकार उत्पन्न होता है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है आपकी संधि। तो संधि के 3 भेद हमारे कल आए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या था कि नाम से ही पता लग रहा था स्वर, यानी कि स्वर के बाद जब स्वर आता है, यानी कि जो निकटवर्ती वर्ण होते हैं, वो दोनों कौन से होते हैं? वो दोनों स्वर ही होते हैं। वो दोनों स्वर ही होते हैं और उसके भी हमने 5 भेदों को पढ़ा था, जिसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि था। बहुत अच्छे तरीके से समझा था। आज हम व्यंजन संधि को डिस्कस करने वाले हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है कि आप नाम से पता लग रहा है भाई व्यंजन संधि है, यानी कि व्यंजनों के माध्यम से संधि होगी या जो मेल उत्पन्न होगा, जो मेल से विकार उत्पन्न होगा, वो कैसा होगा? वो आपका व्यंजन के रूप में ही होगा। ठीक है? एक बार इसको ध्यान से एक बार आप लोग देखना शुरू कीजिए। मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए क्या परिभाषा यहाँ पर व्यंजन संधि की लिखी हुई है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, है ना? वहां पे क्या था? वहां पे था स्वर के बाद स्वर। स्वर संधि में क्या था? स्वर के बाद स्वर। परंतु यहां पर क्या है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए। वहां पे क्या था? स्वर के बाद स्वर। बट व्यंजन संधि में क्या है कि भाई आपका व्यंजन के बाद, है ना, व्यंजन के बाद या तो व्यंजन ही आए या स्वर आए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी आ जाए। बट यहां पर क्या, आपका मतलब व्यंजन के बाद ही ये चीज होनी चाहिए। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है। अब एक बात मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि व्यंजन, जैसे आप हमने माना यहाँ पर क लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क आपका लिखा हुआ है। तो ये जो क है, हमको पता है कि व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमको स्वर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो अगर हम इसको देखें, इसको इसके इसके शुद्ध रूप को देखें, तो वास्तविकता में ये है क और आ। किसी भी व्यंजन में क्या रहता है? कोई भी स्वर रहता ही है। परंतु अगर किसी व्यंजन का शुद्ध रूप हम देखें, तो शुद्ध रूप होता है ये रूप
और इस रूप को क्या कहते हैं दोस्तों? इस रूप को हम हल रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल रूप भी कहते हैं। तो आपसे कभी पूछा जाए कि व्यंजनों का शुद्ध रूप क्या होता है, तो आपको सीधे-सीधे बोल देना है कि व्यंजनों का शुद्ध रूप हल रूप होता है। और क्योंकि व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि भी कहा जाता है, और व्यंजनों का शुद्ध रूप हल रूप होता है, उसी कारण से व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल संधि भी कहा जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रख लेनी। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है हमेशा, जब भी व्यंजन संधि वाला मामला आएगा तो वहां पर व्यंजन होगा, और व्यंजन कैसा होगा? हमेशा अपने शुद्ध रूप में होगा। ये हलंत वाला होगा, है ना? ये हलंत वाला होगा। ये मैक्सिमम केसेस में आपको चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे आप यहां पर देखिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है वाक जमा ईश, है ना? और इसकी संधि बन गई क्या आपकी? वागीश। क्या बन गया? आपकी संधि बन गई वागीश। तो यहां पर निकटवर्ती वर्ण कौन से हैं आपके? ये रहा क और उसके बाद ये ई, है ना? तो व्यंजन क्या क्या है? यहाँ पर व्यंजन है, और ई यहाँ पर जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर आपका स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जब परिवर्तन हुआ तो क्या बना? ये वागीश बन गया। तो ये वागीश कैसे, यहाँ पे ये क का ग कैसे बन गया, ये चीज हमको समझ में नहीं आई। इसी चीज को हम लोग आगे समझेंगे। परंतु यहाँ पर आप देखिए कि व्यंजन के बाद स्वर आए अथवा व्यंजन आए और उससे जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? व्यंजन संधि या हल संधि कहा जाता है। अब ये क का यहाँ पर ग कैसे हो गया, इस क का यहाँ पर ग कैसे हो गया, ये चीज हमको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। धैर्य से आप लोगों को ये चीज समझनी है। अब नियमों की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले व्यंजन संधि के नियमों की चर्चा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं, परंतु अगर आप उनको बुक्स में देखेंगे तो आपको वो चीजें बहुत ज्यादा क्लिष्ट लग सकती हैं, बहुत ज्यादा वो चीजें भारी आपको लग सकती हैं। परंतु यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सब चीजों को उन्हीं को समझेंगे, पर मैं आपको आवश्यकता यदि होगी तो सरल से सरलतम रूप में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बस आपको धैर्य से चीजें समझनी। देखो, व्यंजन संधि के नियमों की बात करते हैं तो पहला नियम हमारा क्या आता है? पहला नियम आता है हमारा पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। संधि का मतलब ही यही है कि मेल से क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है, जिसको परिवर्तन भी कहते हैं। तो जब हम व्यंजन संधि के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब आप बोलेंगे सर ये पहले वर्ण से तीसरा वर्ण ये क्या चीज है? अब बहुत सारा मतलब लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपने जब व्यंजनों को पढ़ा होगा तो व्यंजनों में आपने स्पर्श व्यंजन पढ़े होंगे। कौन से? स्पर्श व्यंजन पढ़े होंगे। और स्पर्श व्यंजन में आपने पढ़ा होगा क, च, ट, त और प। ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसमें क्या रहता है? 5 वर्ण इसमें होते हैं, 5 इसमें होते हैं, 5 इसमें होते हैं, 5 इसमें होते हैं, 5 इसमें। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ ट ठ ड ढ न त थ द ध म और प फ ब भ म। ये 5 वर्ण होंगे। तो ये जो यहाँ पर जो ये पूरी की पूरी पंक्ति रहती है, ये पहला वर्ण होता है। उसके बाद दूसरा जो ख वाला होता है, पूरी पंक्ति होती है, दूसरा होता है। उसके बाद ये तीसरा यहाँ पर ग वाला, उसके बाद चौथा यहाँ पर घ वाला, और पांचवा यहाँ पर आपका जो अंग, इ, अण, न और म होता है, वो पंचमाक्षर होता है। तो यहाँ पर इनकी बात की जा रही है कि पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन होना। बात समझ में आ रही होगी? पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन होना, ये चीज यहाँ पर आपको समझनी है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन होना। अब ये काम होगा कब? ये काम होगा कब? ये काम तब होगा जब हम इस नियम को समझेंगे। यहाँ पर जब हम नियम को समझेंगे, यहाँ पर देखो पहला नियम क्या कहता है। देखो यहाँ पर आप देखें, सबका क्या है? हल रूप लिखा गया है। व्यंजन यदि व्यंजन संधि के अंतर्गत हम व्यंजन को देखेंगे तो हमेशा आपको हल रूप ही मिलेगा, हलंत वाला रूप ही वहां पर मिलेगा। तो आप ये देखिए कि ये 5 वर्ग हैं ना, ये पांच वर्ग हैं। तो पांचों वर्ग का पहला पहला क्या है कि इस वर्ग का क है, दूसरे का च है, तीसरे का ट है, चौथे का त है और पांचवे का यहाँ पर प है। ये कैसा है? ये पहले वाला है, ये पहला वर्ण है आपका। और यदि इस पहले वर्ण के बाद कोई स्वर आ जाए, अभी हम समझेंगे, यदि इस पहले वर्ण के बाद कोई स्वर आ जाए या तीसरा वर्ण आ जाए, यानी कि तीसरा वर्ण कौन सा है आपका? ये आपका ग वाला, च छ ज च छ ज आ जाए, ट ठ ड आ जाए, त थ द आ जाए और प फ ब आ जाए, ये आ जाए।
है ना, तीसरा वर्ण आ जाए या क्या आ जाए, चौथा वर्ण आ जाए। आपको समझ में आ रही होगी ना बात? आपको ये बात एकदम क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि पहले वर्ण के बाद यदि स्वर आ जाए या तीसरा वर्ण आ जाए या चौथा वर्ण आ जाए या अंतस्थ व्यंजन में से कोई आ जाए, य आ जाए, र आ जाए, ल आ जाए, व आ जाए, तो क्या होगा, ये पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि ये जो क है हमारा यहाँ पर, ये जो क है हमारा यहाँ पर, ये ग में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो च है हमारा, ये हमारा ज में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारा ट है, ये हमारा ड में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो हमारा त है, ये हमारा द में परिवर्तित हो जाएगा। और ये हमारा प है, ये हमारा ब में परिवर्तित हो जाएगा। ये उसी वर्ग के तीसरे में कन्वर्ट होगा। जिस वर्ग का पहला वर्ण होगा उसी वर्ग के तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब पहले वर्ण के साथ स्वर आ जाए, तीसरा वर्ण आ जाए, चौथा वर्ण आ जाए, या हमारा क्या आ जाए, हमारा य, र, ल, व यानी अंतस्थ व्यंजन में से कोई आ जाए। अब आपको इस संधि का यहाँ पर भेद पता लग जाएगा। अब आप एक चीज नोटिस यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, वाक जमा ईश लिखा है। क्या लिखा है? वाक जमा ईश लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, ये पहला वर्ण है। और पहले वर्ण के साथ क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए, तीसरा वर्ण आ जाए, चौथा आ जाए, या य, र, ल, व आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो क वर्ग का क, ख, ग, घ और अंग, तो पहला वर्ण ये रहा, तीसरा ये, यानी क किसमें परिवर्तित हो जाएगा, क आपका ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पर स्वर है, तो क के बाद क्या आ जाएगा, आपका ग आ जाएगा। बट आपको ये चीज समझनी चाहिए कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर आपका जो मेल होगा वो क का और ई का होगा। और ई की हमेशा क्या होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है। और मैंने हमेशा आपको एक बात अभी समझाया कि भाई अगर हम क को शुद्ध रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो आप चाहे तो इधर से इधर आ जाओ या इधर से इधर आ जाओ, बात तो कुछ नहीं है, विलोम सत्य है दोनों की दोनों, यानी कि कोई ना कोई तो मिला रहेगा, तभी तो ये हलंत रूप हटेगा। और क्योंकि यहाँ पर ये जो क है इसके साथ में ई की मात्रा आ गई, तो ये क तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये क आपका ग में कन्वर्ट हो गया। और ये जो मात्रा थी इसने इसको पूरा कर दिया, इसलिए आपको ये हल रूप भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो वाक जमा ईश आपका वागीश हो गया। बात समझ में आई? और एग्जाम्पल हम इसके ले लेते हैं। क का ग में परिवर्तन हो जाना, क का ग में परिवर्तन हो जाना, यानी कि पहले का तीसरे में परिवर्तन हो जाना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये वागीश हमने समझ लिया। उसी तरह से आपको यहाँ समझना है, उसी तरह से आपको यहाँ समझना है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिक लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विजय। तो आप बोलोगे सर क के बाद तो व आ रहा है, क के बाद व नहीं आ रहा है। ये ई की मात्रा आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या? ये ई की मात्रा आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या? यहाँ पर ये यहाँ पर क है और उसके बाद ये छोटी की मात्रा है। और क के बाद यदि क्या आ जाए आपका, यदि आपका क्या आ जाए, स्वर आ जाए, और यदि आप व को भी यहाँ पे मान लें तो भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना। दोनों में रूल सेम ही यहाँ पर रहना है, क्योंकि य, र, ल, व में से कोई आ जाए, तीसरा वर्ण आ जाए, चौथा वर्ण आ जाए, फिर भी तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो क है ये ग में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्योंकि ये आधा क है तो यहाँ पर ये आधा ग ही रहेगा, क्योंकि ये विजय में क्या हो रहा है, इसकी मात्रा ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिग्विजय हो जाएगा। और देख लीजिए आप, दिक जमा गज, दिक जमा गज, तो पहले वर्ण के बाद क्या आ रहा है, तीसरा वर्ण आ रहा है। तो पहले वर्ण के बाद स्वर आए, तीसरा वर्ण आए, चौथा वर्ण आए, य, र, ल, व कोई सा भी आए तो तीसरे में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए दिक जमा गज, तो अभी क्या रहेगा, ये तो सेम रहेगा, पर ये जो क है ये ग में परिवर्तित हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर किसी मात्रा का संपुट इसको नहीं मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये क आधे ग में ही कन्वर्ट रहेगा और आपका दिग्गज हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या रहेगा आपका, दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत, तो क के बाद स्वर आ रहा है तो क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग में, परंतु इसको यहाँ पर अ का संपुट मिल जाएगा और जो वो आधा ग है वो पूरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपका दिगंत हो जाएगा। तो आपका दिग्गज हो, दिग्विजय हो, दिगंत हो या वागीश हो, ये आपका इस तरह से ही हो जाएगा। यानी पहला रूल क्या है कि पहले का तीसरे में परिवर्तन, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का संयोग स्वर से हो या आपके किससे हो, आपके तीसरे वर्ण से हो, चौथे वर्ण से हो या य, र, ल, व से हो, तो क का ग हो जाएगा, है ना, मतलब कि पहले का तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पहले वाले का देख लिया हमने। और देख लेते हैं, दूसरा है हमारा च।
भाई जब क का ग होगा तो आप ये देखिए ना, च, छ, ज, झ और इय, तो ये पहला है और ये तीसरा है। तो च का किसमें परिवर्तन हो जाएगा? ज में। तो अज प्लस अंत, तो पहले के बाद क्या आ गया दोस्तों? दिमाग में घुस जाएगा, ध्यान से देखते रहिए। पहले के बाद क्या आ गया? स्वर आ गया। और पहले वर्ण के बाद स्वर आएगा तो तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी च का क्या हो जाएगा? जय हो जाएगा। तो यहाँ पर च का क्या होना चाहिए था? ज होना चाहिए था। और प्लस क्या मिल गया? यहाँ पर अ मिल गया, तो ये पूरा हो गया। तो ये आधा ज न रहकर पूरा जय हो गया, अजंत हो गया। उसी प्रकार अच प्लस आदि, तो आपको पता लग गया होगा, च की जगह क्या आ जाएगा? ज आ जाएगा। और पूरा क्यों हो गया वो आपको पता लग गया होगा, अजादि। ठीक है। उसी प्रकार अगला वर्ण देखते हैं, ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ ट ठ। अरे बस दिमाग से निकल गया भाई। ट ट ठ ड ढ न, ट, अरे भाई, ट ठ ड और न। ठीक है। तो ये किसमें? ट ठ ड ढ न, ये पहला वर्ण है और ये तीसरा आपका है। तो ट का क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। जिस प्रकार षट प्लस आनन, षट प्लस आनन, तो तीसरा है वो, क्षमा कीजिए, पहला है ट, उसके बाद स्वर आ गया, तो ट का क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। और यहां पर शब्द बन जाएगा षडानन। उसी प्रकार षट जमा रिपु, या धन बोल देते हैं बहुत, पर मेरे को जमा बोलने का अभ्यास है। तो षट जमा रिपु, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? ये ट किसमें बदल जाएगा? ड में। और ये हो जाएगा आपका षड्रिपु, है ना? ये र इस तरह से इसमें मिल जाएगा और ये षड्रिपु आपका हो जाएगा। उसी प्रकार प फ ब भ म क्या हो जाएगा? देखो, प फ ब भ और म, प फ ब भ म। तो प किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड्स जो बता रहा हूं वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देखिए, अप प्लस ज, तो प के बाद क्या आ रहा है? आपका तीसरा आ रहा है। प के बाद क्या आ रहा है? आपका ये तीसरा आ रहा है, ज, प फ ब भ म, है ना? ये प फ ब भ म आ रहा है, या कोई भी अन्य इसमें आ रहा है। तो अप प्लस ज, है ना? इसके बाद क्या हो जाएगा? ये आपका अब्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्ज हो जाएगा। ये आपको बात समझ में आ रही है? क्लियरली ये चीज आपको पता लगनी चाहिए। उसके बाद सुप प्लस अंत, तो प के बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो प किसमें बदल जाएगा? ब में बदल जाएगा। ये आपका हो जाएगा सुबंत। क्या हो जाएगा? सुबंत। अगला हमारा देखिए, अगला हमारा रूल है, ये देखिए, है ना? ये आपको, ये मुख्य मुख्य हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, है ना? क ख ग घ, प च ट। एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, एक चीज मुझे देखनी है। ठीक है। और एक चीज का आपको विशेष और ध्यान रखना है, एक चीज का विशेष और ध्यान रखना है कि ये जो तीसरा वाला आएगा, है ना, ये मतलब जो साथ में आ रहा है, ये तीसरा वर्ण हो सकता है, चौथा हो सकता है, या कोई भी य र ल व में से हो सकता है। तो ये किसी भी वर्ण का आपका यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, परंतु जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में होगा। जैसे अप प्लस ज आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली ये चीज समझ में आ रही होगी कि प फ ब भ में है, जबकि ये च छ ज वाले में है। ये च वर्ग का तीसरा है, तो किसी भी वर्ग का तीसरा आ जाए, किसी वर्ग का चौथा आ जाए, य र ल व आ जाए, पर जो चेंज होगा पहले का और तीसरे में होगा वो उसी के वर्ण में होगा। ये आपको समझ लेना है। अगला है हमारा पहले का पांचवें में परिवर्तन। अभी तक तो हमने पढ़ा कि भाई पहले का तीसरे में परिवर्तन। अब ये क्या है भाई कि भाई पहले का पांचवें में परिवर्तन आ रहा है, तो पहले वर्ण का पांचवें में चले जाना। तो ये आपको मैंने बता दिया कौन सा वर्ण पहला, कौन सा वर्ण पांचवा। तो यदि क्या होता है कि पहले वर्ण के साथ कि भाई क वर्ग का क है, च वर्ग का च है, ट वर्ग का ट है, त वर्ग का त है और प वर्ग का प है, इनके साथ यदि विशेषकर न और म आ जाए, क्या आ जाए? न और म आ जाए, तो ये क्या हो जाएंगे? ये जो पहला वर्ण है ये पांचवें में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि क के साथ में न म आ जाए तो अंग में, क्योंकि क ख ग घ अंग है ना, पांचवें में कन्वर्ट हो जाएगा। च के साथ न और म आ जाए तो च का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पांचवें में, इ में, च छ ज झ इ। उसके बाद ट है, ट अगर न और म के साथ आ जाए तो पांचवें में कन्वर्ट हो जाएगा, ट ठ ड ढ अण। उसके बाद त है, त थ द ध न और प फ ब भ म। कब? जब इनके साथ में, प्रथम वर्ण के साथ में न और म आ जाए, तो ये आपको देखना है। जैसे जैसे क का आपका अंग हो जाना, है ना, क का पंचमाक्षर बदल जाना। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वाक प्लस मय, क्या लिखा हुआ है?
वाक प्लस मय। अब आपको यहाँ पर सावधानी रखने की जरूरत है, आप इस क को ग मत बना देना। क्यों? क्योंकि क को पहला तीसरे में कन्वर्ट कब होगा? पहला तीसरे में कन्वर्ट कब होगा? जब पहले के बाद या तो स्वर आएगा, या तीसरा वर्ण आएगा, या चौथा वर्ण आएगा, या आपका य, र, ल और व में से आएगा। ये 4 कंडीशन ही हैं, इन 4 कंडीशन के अलावा नहीं है। तो स्वर आ जाए तीसरा चौथा और य, र, ल, व में से कोई सा भी वर्ण आपका आ जाए तो ही आप पहले का तीसरे में कन्वर्ट करेंगे। और ये तीसरा और चौथा जो है ये किसी भी वर्ण का आ सकता है, किसी भी वर्ग के साथ में किसी वर्ण का आ सकता है। जैसे क, ख, ग है ना, तो जरूरी नहीं है कि ग ही आएगा तभी ग में परिवर्तित होगा, है ना। क के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या र, ल, व आ सकता है, तो आपको क का ग ही बनाना है, आपको च का ज ही बनाना है। उस तरह से आपको करना है, च छ ज, है ना, उसी तरह से आपको करना है। बट यदि क्या हो रहा है कि आपके प्रथम वर्ण के साथ में न और म आ जाए तो आपको पंचमाक्षर में वहां पर बदलना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाक प्लस मय लिखा हुआ है, तो क के साथ में क्या आ रहा है? म आ रहा है। और अभी हम इस चीज को पढ़ के आए हैं कि क के बाद यदि न और म आ जाए तो 5वें में बदल जाएगा। तो ये जो क है ये किसमें बदल जाएगा? अंग में, और उसके साथ में मय मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका वांगमय हो जाएगा। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी आप इसको लिखा जा सकता है। ये आधा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर आधा ही था, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई स्वर इसको मिल जाता तो ये पूरा हो जाता, पर कोई की स्वर नहीं है, वहां पर व्यंजन ही है, तो इसलिए आधा यहाँ पर रह जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वांगमय, आपको ध्यान रखना है। अगला है ट का अणय हो जाएगा, है ना, ट का अणय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? षट प्लस मुख लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? षट प्लस मुख। तो ट के बाद क्या आ रहा है? म, और ट के बाद म आता या न आता तो उसी वर्ण का क्या हो जाता? 5वां हो जाता। तो ट ठ ड ढ अण, है ना, ट ठ ड ढ अण, ये इसी वर्ग का 5वां है। तो यहाँ पर क्योंकि आधा है तो यहाँ पर ट का क्या किसमें परिवर्तन हो जाएगा? अण में, है ना, इस तरह लिखिए या खाली इस तरह लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ष न, इसका ट का किसमें परिवर्तन हो गया? मुख, और आगे मुख, षणमुख। आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियरली चीजें पता लग रही है। अगला है हमारा त का न हो जाना, क्योंकि त वर्ग का 5वां अक्षर क्या है? आपका न है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उत्तमत। क्या लिखा हुआ है? उत्तमत। तो त के बाद क्या आया दोस्तों? त के बाद म आया, और त के बाद म आया तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? 5वें में। और त का 5वां अक्षर क्या होता है? पंचमाक्षर होता है, त वर्ग का न होता है। तो यहाँ पर देखो क्या है? त है, तो यहाँ पर न आपका आ जाएगा। अब बोलोगे पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके बाद यहाँ पर कोई स्वर नहीं है। स्वर होता तो ये पूरा हो जाता, पर स्वर नहीं है तो ये मत तो ऐसे लिखा जाएगा और ये त न में परिवर्तित हो जाएगा, उन्मत्त। उसी तरह तत्मय, तो तत्मय का क्या हो जाएगा? तत्मय का यहाँ पर आपका तन्मय हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियरली आपको पता लग रहा होगा। उसी प्रकार अब अगला नियम है ना, उसी प्रकार जितने भी नियम आपके आए आपको सब चीजें समझ में इसी प्रकार आनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए, तो आपको सब चीजें आपको क्लियर रहेंगी। उसके बाद तीसरा नियम है हमारा छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम, अब तक तो हम ये चीज पढ़ते आ रहे थे कि यहाँ पर जैसे ये प्रथम अक्षर लिखा हुआ है, यहाँ पर दूसरा अक्षर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या था? यहाँ प्रथम अक्षर ही था, है ना, दोनों कंडीशन में। अब तक पहले का तीसरे में बदल जाना और पहले का 5वें में बदल जाना, ठीक है, और यहाँ पर चीजें देख रहे थे। बट अब जो हम चीज देखेंगे वो चीज देखेंगे कहाँ पर? वो चीज यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर छ होगा। क्या होगा? यहाँ पर छ होगा। और इससे पहले की कंडीशन देखेंगे कि इससे पहले ये होगा तो हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। तो यहां पर अगला क्या चीज है कि यदि छ से पहले, यदि क्या हो, इस छ से पहले कोई ह्रस्व स्वर या आ जाए, है ना, इस छ से पहले कोई ह्रस्व स्वर या आपका आ जाए। ह्रस्व स्वर में क्या आता है? आपका अ आता है, आपका ई आता है, आपका उ आता है और आपका री आता है, और क्या हो जाए? आपका आ हो जाए। तो यदि छ से पहले आ जा रहा है, ई आ जा रहा है, उ आ जा रहा है और री आ जा रहा है, तो आप उस छ से पहले क्या जोड़ देंगे? उस छ से पहले आपको च जोड़ देना होगा। क्या जोड़ देना होगा? उस छ से पहले आपको च जोड़ देना होगा, है ना। ये चीज आपको यहाँ पर अच्छे से समझनी है, उस अच्छे से समझनी है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है? स्व प्लस छंद लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्व प्लस छंद यहाँ पर लिखा हुआ है। तो छ से पहले क्या आ रहा है? आप बोलोगे व आ रहा है। अरे व नहीं आ रहा है, व नहीं आ रहा है। यहाँ पर व में क्या है? बोल के देखो, व में क्या है? यहाँ पर
आपका आ रहा है। क्या आ रहा है? आपका आ रहा है। तो छ से पहले आए, कोई भी ह्रस्व स्वर आए या आ जाए, तो छ से पहले क्या जोड़ देते हैं हम लोग? च जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? च हम जोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका? स्वच्छंद हो जाएगा। बात समझ में आई? उसी प्रकार अनु प्लस छेद, क्या बोल? अनु प्लस छेद, तो छ से पहले क्या आया? ह्रस्व स्वर आया, ऊ आ रहा है यहाँ पर, तो एकदम से क्या जोड़ देंगे? च जोड़ देंगे, अनुच्छेद। उसी प्रकार परी प्लस छेद, तो छ से पहले क्या आ रहा है? ई की मात्रा यहाँ पर आ रही है, ई की मात्रा यहाँ पर आई, तो ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका परी प्लस छेद, तो परिच्छेद हो जाएगा। छ से पहले च यहाँ पर जुड़ जाएगा। और इसी प्रकार वी प्लस छेद, तो छ से पहले छोटी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? विच्छेद यहाँ पर हो जाएगा। आपको बात समझ में आई होगी? क्लियर हुआ होगा पॉइंट? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हालांकि व्यंजन संधि में कोई भी ट्रिक का काम नहीं होता है, कोई भी ट्रिक यहाँ पर ज्यादा कारगर नहीं होती है। आप ट्रिक पढ़ने की बजाय यहाँ पर इजीली कैसे पढ़ सकते हो? इजीली यहाँ पर नियमों को समझ के और आराम से प्रश्नों को आप सही कर सकते हो। उसके बाद अगला जो हमारा रूल है वो है त संबंधी नियम। जो हमारा नियम है वह है तय संबंधी नियम। तो यहाँ पर क्या है कि यदि त के बाद च और छ आ जाए, है ना, त के बाद च, अब आप यहां पर कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जो त वर्ग है, त, थ, द, ध और न, है ना, ये पहले में पहला तीसरे में कन्वर्ट होता कब? कोई स्वर आ जाए, तीसरा वर्ण आ जाए, चौथा आ जाए, य ल व आ जाए, पहला बात है। यदि दूसरा रूल क्या था कि त के बाद यदि म आ जाए या न आ जाए तो फिर त किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? न में। परंतु ये अब अलग ही नियम है ना, ये अब आपके अलग ही नियम है, ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो त के बाद यदि च और छ आ जाए तो त क्या हो जाता है? च में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? त आपका च में कन्वर्ट हो जाता है। देखो जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है? उत जमा चारण। क्या लिखा है आपका? उत जमा चारण। और अभी हमने देखा कि भाई त के बाद यदि हमारा च आ जाए या छ आ जाए तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? उसमें हम च में ही कन्वर्ट कर देंगे। ये बात आपको समझ लेनी बहुत जरूरी है। एक सेकंड। जी, कई बार कुछ कॉल्स इंपॉर्टेंट आ जाते हैं तो वो हमको देखना पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? त है यहाँ पर, और त के बाद च आ जाएगा, तो ये त किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये हमारे च में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि त हमारा आधा है तो यहाँ पर च भी हमारा आधा रहेगा। बाकी चारण और उत वहां पर सेम ही रहने वाला है। एक सेकेंड, मुझे एक कॉल बहुत अर्जेंट है, वो लेना ही पड़ेगा। हेलो। जी, कई बार इंपॉर्टेंट कॉल आ जाती हैं तो उनको लेना जरूरी हो जाता है। तो उत जमा चारण उच्चारण, उसी प्रकार जगत प्लस छाया, तो त के बाद छ आया तो च में जगत छाया। उसी प्रकार उत प्लस चरित्र, है ना, उत प्लस चरित्र, तो त के बाद च आया तो उच्चरित, और उसी प्रकार सत जमा चरित, तो क्या हो जाएगा? सच्चरित्र आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी? उसी प्रकार दूसरा नियम है, त के बाद यदि ज और झ आए तो त किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपके ज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये आपको थोड़ा याद रखना होगा। जैसे सत जमा जन, तो त के बाद ज आए या झ आए तो ज में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये त किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आपका ज में। तो सत जमा जन सज्जन, जगत प्लस जननी जगत जननी, उसी प्रकार विपत प्लस जाल विपत जाल, और उसके बाद उत प्लस जल आपका उज्जवल हो जाएगा। ये बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, एक एक छांट छांट के ला रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार देखो तीन नियम आ गए कि त के बाद यदि क्या आ जाए? च और छ आ जाए तो च में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अगला है त के बाद ज और झ आ जाए तो ज में परिवर्तित हो जाएगा। और अगला नियम है त के बाद यदि ट और ड आ जाए तो क्या हो जाएगा? क्रमशः ट और ड ही हो जाता है। यानी कि अब देखना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए आप, अगर त के बाद, है ना, ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है त के बाद
त के बाद यदि ट आ जाए तो ट में ही परिवर्तित हो जाता है, और त के बाद यदि ड आ जाए तो ड में ही परिवर्तित हो जाता है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है बृहत टीका, तो त के बाद क्या आया, ट आया, तो ट में ही परिवर्तित हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बृहत टीका। और उसके बाद उत प्लस डयन, त के बाद ड आया तो ड में ही परिवर्तित हो जाएगा ये त, तो क्या बन जाएगा, उड्डयन आपका बन जाएगा। अगला हमारा है त के बाद यदि ल आए, है ना, त के बाद यदि ल आए तो त का क्या हो जाता है, ल ही हो जाता है। त के बाद क्या हो जाएगा आपका, ल ही हो जाएगा। जैसे उत प्लस लास, उत प्लस लास, तो त जो है वो क्या है आपका, ल के पहले आ रहा है, तो ल जो त है ये वो आपका ल में ही परिवर्तित हो जाएगा, उल्लास आपका हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आप, उत प्लस लेख, तो त के बाद क्या आ रहा है, ल आ रहा है, तो ल में ही परिवर्तित हो जाएगा आपका उल्लेख। आधे और पूरे का ध्यान आपको खुद रखना है कि कहाँ पर आधा और पूरा होगा, क्योंकि अगर कोई स्वर मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा, नहीं तो फिर आधे में ही रहेगा। ठीक है, जैसे तत् प्लस लीन, तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तल्लीन हो जाएगा। अगला हमारा नियम है, त के बाद यदि श आ जाए, है ना, त के बाद यदि श आ जाए तो त का च और श का छ हो जाता है। ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि त के बाद यदि श आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये त का क्या हो जाएगा, ये आपका त का च हो जाएगा, और श का आपका, इस श का आपका छ हो जाएगा, है ना। देखो जैसे कैसे, यहाँ पर क्या लिखा है, उत प्लस श्वास, क्या लिखा है, उत प्लस श्वास, तो उत प्लस श्वास, त के बाद आपका श आ गया, है ना, उत के बाद आपका श्वास आ गया, श्व, ये श्व है, यहाँ पर श्व आ गया। ठीक है, तो इस त का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आपके च में, और इस श का परिवर्तन आपका किसमें हो जाएगा, इस श का परिवर्तन आपका छ में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उच्छ्वास, क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा है, सत शास्त्र, तो त के बाद आपका श आ रहा है, त के बाद आपका श आ रहा है, तो त किसमें परिवर्तित हो जाएगा, त आपका परिवर्तित हो जाएगा यहाँ पर च में, और ये श परिवर्तित हो जाएगा आपका छ में। तो उस तरह पहले क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बचा हुआ है स, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो गया, ये श छ में परिवर्तित हो गया, तो ये शास्त्र हो जाएगा, और यहाँ पर ये त था, ये किस में हो गया, च में, तो ये हो गया आपका सच्छास्त्र, क्या हो गया, सच्छास्त्र, है ना। थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है, पर थोड़ा अलग है। उसके बाद अगर त के बाद ह आ जाए तो त का द हो जाता है और ह का ध, यानी कि यदि त के बाद आपका ह आ जाए, त के बाद यदि आपका ह आ जाए तो ये त कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, द में, और ये ह कन्वर्ट हो जाएगा आपका ध में। देख लेते हैं कैसे, यहाँ पे देखिए, तत् प्लस हित, क्या लिखा हुआ है, तत् प्लस हित यहाँ पर लिखा हुआ है, तो त के बाद ह आ गया, और त के बाद ह आ जाएगा, तो त किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, त आपका द में कन्वर्ट हो जाएगा, और ह आपका ध में कन्वर्ट हो जाएगा। तो त क्या है यहाँ पर, त के बाद हित ह आया, तो त के बाद यहाँ त किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, द में, और ह आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ह आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ध में, तो ये क्या बन जाएगा आपका तद्धित। उसी प्रकार उत प्लस हार, तो किसमें बन जाएगा, त द में, ह किसमें, ध में, उद्धार हो जाएगा, और उत प्लस हत, तो त किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, द में, और ह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ध में, उद्धत हो जाएगा। आपको लग रहा होगा भाई मास्टर जी क्या हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो समझना आपको पड़ेगा ही, ये चीजें इसी तरह से आप लोग इजीली समझ तो आज यहीं तक रख लेते हैं, और भी ज्यादा नियम हैं तो फिर आपको कंफ्यूजन ना हो, तो कल आपके जो बचे हुए व्यंजन संधि के नियम हैं वो, और आपके विसर्ग संधि के नियम हैं वो कंप्लीट, विसर्ग संधि छोटी सी है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपका सुझाव है तो आप जरूर उसमें बताएं, तो इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट आपकी बना दूंगा, आप देख सकते हैं। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।